हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जिगे मेंटोर सचिन पाटिल। आप सभी को अभी रिसेंटली काफी दिनों से न्यूज़पेपर में एक अपडेट सुनने को मिल रही होगी और वो है इन्फ्लेशन को लेकर के। अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को रिलीज किया, जिसमें आरबीआई ने ये कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन अभी कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल में दिख रही है और इस बात को लेकर के इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए आरबीआई ने अपने सारे पॉलिसी रेट्स को और रिजर्व रेट्स को अनचेंज्ड रखा। अब यहां पे आपको अनचेंज का मतलब समझ में आएगा कि भाई ये रेपो रेट होता क्या है, पॉलिसी रेट्स होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉलिसी रेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उन्हें हम डिस्कशन करेंगे। आरबीआई के बारे में जानेंगे कि होता क्या है और आरबीआई क्या काम करता है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? आरबीआई एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के अंदर कंट्रोल करता है। सारे इकोनॉमिक साइकिल को, मनी मार्केट को इंडिया के अंदर कैलकुलेट करने का काम, उन्हें मेंटेन करने का काम, ये सारा भारत के अंदर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास में है, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई के बारे में आपको सारी चीजें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेवेंट इकोनॉमिक सेक्शन में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक सेंट्रलाइज बॉडी है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक का मतलब यह है कि जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर सारे इकोनॉमिक साइकिल को मेंटेन करना, फ्लो ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को रेगुलेट करना, उसे मेंटेन करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन करने का काम, यह एक सेंट्रलाइज बॉडी का काम होता है। बैंकिंग सिस्टम्स को रेगुलेट करना, बैंकिंग के बीच में, बैंकों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, ये सारा काम आरबीआई का आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक के इस कॉन्सेप्ट की बात मैं करूं तो दुनिया में इस प्रकार के सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट 1668 में निकल करके आता है और इस कॉन्सेप्ट को दुनिया में पहली बार यदि कोई कंट्री देता है तो उसे हम स्वीडन के नाम से जानते हैं। स्वीडन वो पहला देश है पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर जिसने सेंट्रल बैंक के इस कॉन्सेप्ट को 1668 में दिया। और दुनिया के सबसे पहले सेंट्रल बैंक का नाम स्वेरिजेस रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से जैसे कि भारत में हम किससे जानते हैं? भारत में हम आरबीआई को जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं। 1668 ये वही दौर है जब भारत में उस समय मुगलों का रूल चल रहा था और मुगलों में भी उस समय औरंगजेब का रूल चल रहा था। उसी टाइम पीरियड में यूरोप में इकोनॉमी डेवलप्ड होने में लगी हुई थी और उस इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की वहां पे एस्टैब्लिशमेंट हो रही थी, उसमें से एक है स्वीडन। बात करते हैं भारत के अंदर, तो भारत में भी कुछ इसी तरीके की सेंट्रलाइज अथॉरिटी को बनाने की चर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में भारत में फर्स्ट टाइम हुई 1914 में। और यह कहा गया कि देश में, भारत को भी यदि आपको रेगुलेट करना है इकोनॉमिक साइकिल को, इकोनॉमिक सिस्टम को, और भारत के अंदर जो प्राइवेटली बैंक उस समय ओपन हो चुके थे उन बैंकों को भी कंट्रोल करने का काम ये सेंट्रलाइज बैंक करेगा। अब मैं आप लोग को कह रहा हूं कि सेंट्रल बैंक ये काम करेगा क्योंकि इस समय कई सारे प्राइवेटली बैंक्स इंडिया के अंदर ओपन हो चुके थे। एम आई राइट? मैं ये सही कह रहा हूं? जैसे कि 1895 में आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक भारत में ओपन हो चुका था, जिसको इंडियाज फुली इंडियंस बैंक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत कुछ भारतीयों ने अपने पैसे लगा करके इसकी शुरुआत की थी। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया इसी बैंकों में आता है। उसी तरीके से इलाहाबाद बैंक भी ये सेंट्रल बैंक के बनने से पहले भारत में ओपन हो चुके थे। इसी टेंशन को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह लगने लगा कि ये बैंक एक के बाद एक जिस तरीके से, जिस स्पीड से खुल रहे हैं भारत की इकोनॉमी के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1914 में
एक कमीशन भारत में आता है और इस कमीशन के हेड थे लॉर्ड चैम्बरलिन। इसीलिए इस कमीशन को चैम्बरलिन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह फर्स्ट कमीशन था जो कि सेंट्रल बैंक को बनाने के लिए भारत में आता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह रिकमेंड करता है कि आपको भी एक सेंट्रलाइज्ड बैंक बनाने की जरूरत है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई कि सेंट्रल बैंक बना तो ले, लेकिन बनाने का प्रोसीजर क्या होगा यह भी आप हमें रिकमेंड करिए। तो चैम्बरलिन ने यह कहा कि आपके जो 3 प्रेसिडेंसीज बैंक हैं जिससे आप पूरे इकोनॉमिक साइकिल को मेंटेन करते हैं, इन तीनों बैंकों को आप मर्ज कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं कौन से। आइए बात करते हैं। फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में यह पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बैंक था जो कि बंगाल के अंदर ओपन हुआ। सेकेंड, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, यह दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। एंड थर्ड वन 1843 जिसे बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। ये तीनों बैंकों को मर्ज करने की बात चैम्बरलिन ने करी। और फाइनली 1914 में आए चैम्बरलिन कमीशन की इस रिकमेंडेशन को माना भी गया और ये फाइनली मर्ज हो जाता है 1921 में और तारीख थी 27 जनवरी और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके फाइनली एक बैंक बनाया गया जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यह कहा गया देश में कि यही एक सेंट्रल बैंक है। देखिए, लेकिन अभी हमारे दिमाग में यह चल रहा है कि सर आपने तो टॉपिक आरबीआई की बात की थी कि आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है, तो आते हैं हम उस पर। लेकिन अभी यह बात चल रही है कि देश में एक सेंट्रल बैंक बनना चाहिए और उस समय एक सेंट्रल बैंक बनाया भी गया 1921 में इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके, जिसे सेंट्रल बैंक का नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1921 में यह बैंक बन भी जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि यह बैंक बनाया तो गया, लेकिन यह बैंक भी उसी तरीके से काम कर रहा था जिस तरीके से दूसरे कमर्शियल बैंक्स भारत में काम कर रहे थे। यानी लोगों को, कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करना, उनके अकाउंट खोलना, है ना, उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारे काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करने लग गया। अब आप मुझे बताइए, क्या भारत में आरबीआई में कोई ऐसा व्यक्ति है भारत में जिसका अकाउंट आरबीआई के अंदर है? मेरा तो नहीं है ना, शायद आप लोगों का भी होगा, क्योंकि आरबीआई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है भारत में जो बैंकों को कंट्रोल करती है, ना कि लोगों के अकाउंट्स को मेंटेन करती है। हमारे अकाउंट एक कमर्शियल बैंक के अंदर होगा, जैसे एग्जांपल एसबीआई, या प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे कमर्शियल बैंकों के अंदर बैंकिंग सर्विस लेने के लिए कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करता है। लेकिन हमें तो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनानी है जो इन सारे बैंकिंग सिस्टम्स को क्या करे, रेगुलेट करे। तो मतलब कहीं ना कहीं चैम्बरलिन कमीशन का ये जो प्लान था ये फेल हो जाता है। लेकिन यदि हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक के मामले में ये प्लान जो है ये सुपर हिट भी हो जाता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये 2 तरीके की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हो कि सेंट्रलाइज बैंक और एक तरफ आप कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सही कह रहा हूं, क्योंकि यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजों के जाने के बाद जब इन्होंने भारत को यहां से छोड़ा तब यह बैंक भारत में ही रह गया। तो जाते जाते इंडिया ने यह कहा अंग्रेजों से कि भाई कि अब जब जा ही रहे हो तो यह बैंक भी हमारे हवाले कर दो। तो 1955 में यह मामला फिट होता है और 1 जुलाई 1955 में इस बैंक की सारी ऑनरशिप जो है, सारी अथॉरिटीज जो है वो भारत सरकार अपने हाथों में ले लेती है और इसका जितना भी पैसा, इसकी जितनी भी शेयरिंग थी वो ब्रिटिशर्स को उनको लौटा दी जाती है। और इस बैंक में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सारी ऑनरशिप भारत सरकार की आ जाती है और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके एसबीआई कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। एसबीआई आज इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है और वो इस तरीके से बना है। बनना था एक सेंट्रल बैंक, लेकिन बन गया एक सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा।
अब बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं भाई। एसबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एंड एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट हैं दिनेश कुमार खरा। एट प्रेजेंट इसके आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस, सबसे ज्यादा एटीएम, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज और सबसे ज्यादा कस्टमर्स भी आपको इसी के देखने को मिलेंगे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि देश में सेंट्रल बैंक बनाना है, तो सेंट्रल बैंक बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में एक और कमीशन भारत के अंदर आता है, और ये दूसरा कमीशन है जो ये रिकमेंड कर रहा है कि अब देश में बहुत जरूरी हो गया है कि एक सेंट्रल बॉडी को स्टैब्लिश किया जाए, सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश किया जाए। क्योंकि जितने मैंने कमर्शियल बैंक आपको अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताए हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक भारत के अंदर ओपन हो चुके हैं, उसके बाद में 1914 के इस रिकमेंडेशन के फेल होने के बाद में भी एक के बाद एक प्राइवेटली बैंक्स इंडिया के अंदर ओपन हो रहे थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ऐसे कई सारे बैंक आप लोगों ने सुने होंगे जो आज की डेट में आपको गवर्नमेंट बैंक के नाम से जानने को मिलते हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी बैंकिंग पॉलिसी के तहत 1969 और 1980 में कुछ प्राइवेट बैंकों को क्या किया, नेशनलाइज कर लिया गया, जिन्हें आज हम कमर्शियल बैंक्स कह रहे हैं, जिनको हम आज गवर्नमेंट बैंक्स कह रहे हैं। लेकिन हम बात करें सेंट्रल बैंक की, तो इसको बनाने के लिए फिर एक और बार रिकमेंडेशन होती है 1926 में, और यह कहा गया कि अब भारत में सेंट्रल बैंक बन जाना चाहिए। और इसका रिकमेंडेशन किसने दिया, हिल्टन यंग नाम के एक अंग्रेज थे जिन्होंने इस कमीशन को लीड किया, इसलिए इसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह रॉयल कमीशन था, और इस रॉयल कमीशन के हेड थे हिल्टन यंग। या तो ऑप्शन में आपको हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी, या तो फिर आपको रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी। इनकी रिकमेंडेशन जैसी आती है तो इसको बनाने के लिए एक बिल लाया जाता है जिसे आरबीआई बिल 1927 के नाम से जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दी जाए कि जो भी देश में कोई भी बड़ा संगठन बनाना हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो, या कोई भी कानून बनाना हो, तो उसके लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाता है कि देश में इस तरीके का लॉ या कानून हम ला रहे हैं। और पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद इसमें मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटीज के साथ में इसमें वोटिंग कराई जाती है, और तब ये पास होकर के, डिस्कशन होने के बाद ये पास होकर के जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसे रेक्टिफाई करता है, इस पे साइन करता है, तब जाकर के ये कानून बन जाता है। 1927 में इस बिल को लाया गया और यह बिल पास होकर के बन जाता है एक्ट, और 1934 में इस एक्ट को बना लिया जाता है, आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से जाना जाता है। आज जितने भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर कानून को फॉलो किया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज जो मेंटेन किए जाते हैं, वो आरबीआई एक्ट 1934 के ही अंदर किए जाते हैं। इसी अंडर एक्ट के तहत भारत में फाइनली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश कर लिया जाता है, और भारत में फाइनली एक सेंट्रलाइज बैंक अथॉरिटी बन जाती है, जिसे हम आज की डेट में आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड आरबीआई इन इंडिया, तो आंसर इज 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के अंदर में ये बना है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बना है। किसकी रिकमेंडेशन के तहत बना है, तो हिल्टन यंग कमीशन, और यदि ये ऑप्शन में ना रहे, इसकी जगह रॉयल कमीशन आ जाए, तो ये भी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में, आरबीआई के और स्टैटिक डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी, स्टैटिक डेटा से भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हुई बात, अंग्रेजों ने आरबीआई को स्टैब्लिश किया 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन ये तो अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया था। आजादी मिली 1947 में इंडिया को, तो आजादी के बाद इस सेंट्रलाइज बैंक पर इंडिया की कमांड
लाने के लिए 1949 में इस बैंक को क्या कर दिया जाता है, नेशनलाइज कर दिया जाता है। इस बैंक पर अपनी ऑनरशिप कर ली जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब की जाती है, तो 1 जनवरी 1949 में यह की जाती है। एक एक्ट आपने सुना होगा, आरबीआई एक्ट 1934, और एक एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि इसी के अंदर फुलफिल की जाती है। एक और चीज बात करें, 1935 से 37 2 साल के लिए जब इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था, इस सेंट्रल बैंक अथॉरिटी यानी आरबीआई को जब एस्टैब्लिश किया गया था, तब इसका इनिशियली हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था। लेकिन 1937 से टिल नाउ, अभी तक हम बात कर रहे हैं, जब तक ये बैंक आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। तो इनिशियली हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको कोलकाता लगाएंगे, और यदि पूछा गया कि एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट मुंबई में, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें, इसकी हायर पोस्ट को क्या कहा जाता है, तो गवर्नर कहा जाता है ना, गवर्नर कहा जाता है। और एट प्रेजेंट इसके 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर हैं, जो आरबीआई को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इसे चला रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आरबीआई के कुछ और बारे में। स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाएंगे वो हैं आरबीआई के गवर्नर की लिस्ट। पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, क्योंकि ये ब्रिटिश के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया बैंक था। तो 1935 से 37 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। सेकंड गवर्नर थे सर जेम्स ब्रैड टेलर, जो कि 1937 से 43 ये गवर्नर रहे आरबीआई के। इसके बाद सीडी देशमुख, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर तो थे, साथ में ये आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी थे, इसलिए सीडी देशमुख का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। 1943 से 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। इसके अलावा फिर अगला नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, साथ में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री, और साथ में ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। शायद ही कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। 1982 से 85 तक ये भारत में आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 15th नंबर के ये गवर्नर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया कि शक्तिकांत दास आरबीआई के 25th नंबर के गवर्नर हैं, लेकिन हमसे ये सवाल भी किया जा सकता है कि आरबीआई के 24th नंबर के गवर्नर कौन थे। उर्जित आर पटेल ये आरबीआई के 24th गवर्नर थे, जो 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। तो ये हुई बात गवर्नर की लिस्ट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आरबीआई के कुछ फंक्शंस की जो आरबीआई करता है। इनमें से कुछ मेन फंक्शंस की बात करें तो जैसा कि यहां पे आप देखेंगे, बैंकर्स बैंक, अभी शुरुआत से लेकर के अभी तक हमने एक ही बात की है कि भारत में बैंकिंग रेगुलेशन का काम करना, बैंकिंग को कंट्रोल करना, भारत में सारे बैंकों का बैंक माना जाता है आरबीआई, फादर ऑफ द ऑल इंडियन बैंक्स, ऑल बैंक्स, ये सारी चीजें हम पढ़ते आए हैं। तो ये बैंकर्स बैंक है। दूसरा, इशुअर ऑफ करेंसी, भारत में जितनी भी करेंसी आप देख रहे हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, हम बात करते हैं नगद की, है ना, कैश की जो हम बात करते हैं, तो ये सारी करेंसी को इशू करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कॉइन्स को भी बनाने का काम, ये सारा काम आपको यहां पे आरबीआई के द्वारा देखने को मिलेगा। मॉनेटरी अथॉरिटी का कंट्रोल भी आरबीआई के पास में, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर की पहली रिपोर्ट को रिलीज किया गया, जिसमें आरबीआई ने यह कहा कि इन्फ्लेशन को देखते हुए, जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है उसको देखते हुए किसी भी तरीके से पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेट्स में किसी भी तरीके के बदलाव नहीं किए जा रहे हैं, यानी पॉलिसी अनचेंज रहेगी पॉलिसी रेट्स। इसके अलावा बात करें रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, भारत के अंदर जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनका रेगुलेटर यही है
क्योंकि कहा जाता है कि आरबीआई को भारत में मनी मार्केट का क्या कहा जाता है, रेगुलेटर कहा जाता है। कौन से मार्केट का? मनी मार्केट का रेगुलेटर कहा जाता है। दो तरीके के मार्केट होते हैं इकोनॉमी के अंदर, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई होता है, वहीं कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से उसे हम जानते हैं। बात करें मैनेजिंग ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है या जितना भी फंड्स हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से जो मिलता है या अलग अलग नेशंस के थ्रू जितना भी फंड इंडिया को मिलता है, वो सारे फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने का काम भारत करता है। जैसे अभी रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि आरबीआई की इस रिपोर्ट में इंडिया जो है वो 4th रैंक पर है, जिसमें इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, फॉरेन रिजर्व मेंटेन करा हुआ है चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद। मतलब ये दुनिया की ये चौथी कंट्री है इंडिया जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस की, बात करता है आरबीआई। कई सारे फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, उन पर काम करता है। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये काम करता है। इसके अलावा अगले वर्ग की बात करें तो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी बैंकर का काम करता है। यानी जब यूनियन गवर्नमेंट को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब ये बैंक का रूप में काम करता है, क्योंकि ये सरकार का बैंक है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को मदद करता है। इसके अलावा ये फेक करेंसीज को भी क्या करता है, देश में रोकने का काम करता है, क्योंकि कई सारी ऐसी मुल्क हैं, कई सारी ऐसी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये फेक करेंसीज को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं और उन्हें हमारी मेन करेंसीज के साथ में मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी फेक करेंसीज को क्या करना, रोकने का काम भी आरबीआई को आपका देखने को मिलेगा। अब मैंने कहा कि अब देश में करेंसी इशू करता है, तो आरबीआई की ऐसी कितनी करेंसी प्रेस एजेंसी हैं जहां पे करेंसी प्रिंट होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसी 4 प्रेस एजेंसी हैं भारत में। देवास कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। साथ में नासिक कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। और तीसरा मैसूरू कर्नाटका के अंदर है। और चौथा है वेस्ट बंगाल के अंदर शॉलबनी। ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पे करेंसी नोट प्रिंट होते हैं देश के अंदर। इसके अलावा कोई भी 5वीं जगह नहीं है जहां पे करेंसी प्रिंट होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इनमें से वो कौन सी प्रेस एजेंसी नहीं है जहां पे करेंसी नोट प्रिंट होते हैं। तो पहले तो हमें ये पता हो कि कितनी प्रेस एजेंसी है भारत की, तो ये वो भारत की 4 प्रेस एजेंसी हैं जहां पे करेंसी नोट प्रिंट होते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि देश में कॉइन्स का भी प्रोडक्शन होता है ना, कॉइन्स भी बनाए जाते हैं और ये सारा काम आपको देखने को मिलेगा। जहां पे कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, उन्हें मिंट्स कहा जाता है, हिंदी में हम उन्हें टकसाल कहते हैं। और ऐसी आरबीआई की 4 टकसाल आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे करेंसी प्रेस एजेंसी भारत में 4 हैं, उसी तरीके से हमारी मिंट भी आपको 4 देखने को मिलेंगी। फर्स्ट मुंबई में जो कॉइन बनता है उस कॉइन पर आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद में कोलकाता, सेकंड कोलकाता में जो कॉइन बनते हैं उसमें किसी भी तरीके का मार्क आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि ये कॉइन कोलकाता में बना है। तीसरा जो कॉइन मिंट है, जहां पे ये सिक्के बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, उन सिक्कों पर आपको स्टार का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि ये सिक्का, ये कॉइन कौन सी मिंट में बना है, तो हैदराबाद की मिंट में बना है। और चौथा है नोएडा, जिसे हम ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, उन कॉइन पर आपको इस तरीके का सर्कल या डॉट आपको बना हुआ देखने को मिलेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि ये नोएडा की मिंट के अंदर बनाया गया कॉइन है। तो प्रेस करेंसी एजेंसी भी कितनी है, 4 हैं, और मिंट भी कितनी है भारत में, 4 आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करें तो एक सवाल और स्टैटिक बेस भारत के अंदर पूछा जाता है कई सारे एग्जाम के अंदर, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है।
पूछा जाता है कि भाई कि इन करेंसी नोटों पर किसका सिंबल बना हुआ है, तो बात करें 5 रुपए के नोट पर, वैसे तो ये अब बहुत न के बराबर प्रिंट होता है क्योंकि अब इनकी जगह कॉइन्स ने ले ली है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 5 रुपए के नोट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ट्रैक्टर का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड पर नोट को जब आप चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। 10 रुपए का जो नया नोट है, इस पर आपको कोणार्क का बना हुआ सूर्य मंदिर, सूर्य टेंपल आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस बार आपको G20 समिट जो 2023 में हुई थी उसके अंदर भी आपको सैंपल देखने को मिलेगा। ये कहां पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा में कोणार्क सन टेंपल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में 20 रुपए के नोट पर एलोरा केव्स आपको देखने को मिलेंगी। एलोरा केव्स, अजंता केव्स और एलिफेंटा, ये 3 केव्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। बात करें साथ में 50 रुपए के नोट पर, तो 50 रुपए के नोट पर आपको हम्पी चैरियट आपको देखने को मिलेगा। ये वही हम्पी है जो एक टाइम पीरियड में विजयनगर डायनेस्टी की क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। बात करें 100 रुपए के नोट पर, तो 100 रुपए के नोट पर आपको रानी की वाव, स्टेप वेल आपको देखने को मिलेगा। और ये कहां से ली गई है, तो ये गुजरात से लिया गया है ये साइन, और इसको 100 रुपए के नए नोट पर क्या किया गया है, प्रिंट किया गया है। वहीं पर यदि हम 200 रुपए के नोट की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अशोका के द्वारा बनाया गया एक बौद्ध स्तूपा था जिसे हम सांची स्तूप के नाम से जानते हैं। ये 200 रुपए के नोट पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर यदि हम 500 रुपए के नोट की बात करें, तो 500 रुपए के बैक साइड पर आपको रेड फोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, जिसको शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और 2000 रुपए का नोट जो है, जो अब बंद हो गया है, लेकिन हमें फिर भी इसको पता होना चाहिए कि 2000 रुपए के नोट पर किसका पिक्चर था। तो 2013 में इसरो के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया था जिसे मंगलयान के नाम से जानते हैं। मार्स ऑर्बिटर को यहां पे 2000 रुपए के नोट पर क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था। तो ये है इंडियन करेंसी के सारे वैल्यूज के बारे में, जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए और किस किस पर क्या क्या पिक्चर बना हुआ है। वहीं पर अब बात करते हैं भारत में करेंसी नोटों का सफर किस तरीके का रहा है, द जर्नी ऑफ इंडियन करेंसी नोट। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत कब हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत में पहली बार पेपर करेंसी की शुरुआत 1861 में की थी, यानी कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में 1861 में लाई गई थी। और यहीं से पेपर करेंसी का दौर, प्रचलन जो है वो देश में बढ़ता गया। एक के बाद एक अलग अलग वैल्यूज के नोटों को क्या किया गया, प्रिंट किया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत में 1 रुपए का नोट प्रिंट कब किया गया था। तो भारत में 1 रुपए का नोट प्रिंट किया गया था 1917 में, 1917 में भारत में 1 रुपए का नोट प्रिंट किया गया। इसके बाद 1937 से लेकर के आगे, 1937 से आगे यदि हम बात करें तो 2 से 10,000 रुपए तक के नोट जो हैं भारत में प्रिंट किए गए थे। इसके बाद आजादी मिली 1947 में, और इससे पहले तक के जितने भी थे वो सारे नोट जो थे उनमें ब्रिटिशर्स की फोटो आपको देखने को मिलेगी, यानी ब्रिटिश क्राउन की फोटो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन 1947 आजादी के बाद इन ब्रिटिश क्राउन की फोटो की जगह पर अशोक पिलर का इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा कि अशोक पिलर्स जो हैं, इसका फोटो आज भी करेंसी नोटों पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। देखते ही देखते फिर इसके बाद भारत में करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी जी को भी लाया गया। और महात्मा गांधी जी को भारत में करेंसी नोटों पर कब लाया गया, तो 1986-87 में यह पहला टाइम था जब भारत में गांधी जी की फोटो को, महात्मा गांधी जी की फोटो को करेंसी नोटों पर प्रिंट किया गया। तो कुछ इस तरीके का दौर भारत में रहा है करेंसी नोटों का। आगे बात कर लेते हैं। अब मेन जो बात है जिससे हमने इसकी शुरुआत की थी वो थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की बात की जाए तो इसे रिलीज कौन करता है,
तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसे रिलीज करती है। इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो 6 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के अंदर, और ये रिपोर्ट जो है ये एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 टाइम्स आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलेंगी। पहले ये क्वार्टरली आया करती थी, यानी साल में 4 रिपोर्ट आती थी, लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि अब इसे हम बाय मंथली पेश करा करेंगे। तो साल में अब क्या आने लग गई, 6 रिपोर्टें आने लग गई, और ये इस फाइनेंशियल ईयर की पहली रिपोर्ट थी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर तो होते हैं, लेकिन सवाल यह पूछा जाता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है? तो आरबीआई का गवर्नर इसका हेड होता है। इस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। देख सकते हैं आप, ये वो 3 मेंबर हैं जो आरबीआई के हैं, और बाकी के 3 मेंबर जो होते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। पहले इस कमेटी में 21 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया और इस कमेटी में 6 मेंबर कर दिए गए। और यह बदलाव किसके अंदर किया गया? तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 45ZB में यह बदलाव करते हुए उस समय 2016 में, देख सकते हैं यहां पे लिखा भी है, 2016 में ये बदलाव किए गए, और इस कमेटी के 21 मेंबर्स में से इसको 6 मेंबर की कमेटी बना दी गई। देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है 6 मेंबर कमेटी कर दी गई। कितने मेंबर से? 21 मेंबर से इसको कम करके इसको 6 मेंबर कमेटी कर दिया गया। बात करते हैं इस कमेटी के एट प्रेजेंट मेंबर कौन है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, एक होता है आरबीआई का गवर्नर जो इस कमेटी का हेड होता है। राइट नाउ कौन है? तो शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। साथ में एक डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें से एक डिप्यूटी गवर्नर है माइकल देवव्रत पात्रा, जो एट प्रेजेंट इस एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी क्या है, मेंबर हैं। और तीसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई राजीव रंजन, ये 3 मेंबर आरबीआई से हैं। और इसके अलावा जो 3 मेंबर हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के डीन एंड प्रोफेसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इकोनॉमी का बहुत अच्छा इनको नॉलेज है, काफी ज्यादा रिसर्च है, ये आपको देखने को मिलेगा। पहला नाम है शशांका भिड़े, दूसरा नाम है जयंत वर्मा, और एक इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक महिला भी इसकी मेंबर हैं जिनका नाम है आशिमा गोयल। तो ये वो 3 मेंबर हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है इस कमेटी में। अब बात की जाए मॉनेटरी पॉलिसी की बाय मंथली रिपोर्ट के बारे में। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये पहले 4 रिपोर्ट आती थी, लेकिन इसके बाद में इस रिपोर्ट को कैसा कर दिया गया, बाय मंथली कर दिया गया। मतलब अब साल में कितनी रिपोर्ट आती हैं, इसकी 6 रिपोर्ट लाई जाती है। अब मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि भारत में पॉलिसी रेट्स में अनचेंज्ड रखा गया है, यानी किसी भी तरीके से पॉलिसी रेट में और रिजर्व रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि पॉलिसी रेट्स में कौन कौन सी रेट्स आती हैं जिनको अनचेंज रखा गया है। तो सवाल है, तो पॉलिसी रेट्स में सबसे पहली रेट आपको देखने को मिलेगी रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें कोई भी कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से क्या लेता है, बैंक से आरबीआई से लोन लेता है, जो जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन लेता है जो अभी 6.5% चल रहा है, ठीक है। और उस बैंक को जब रिटर्न करेगा आरबीआई को, तब इतने परसेंट रेट से उस इंटरेस्ट के साथ में उस पैसे को वापस करेगा। वहीं पर एसडीएफआर यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, इसको अभी हाल ही में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले ये नहीं था, अभी हाल ही में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ताकि मार्केट की कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके, लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके। लिक्विडिटी का मतलब यहां पे फ्लो ऑफ मनी से है। इसको मेंटेन करने के लिए इस रेट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये एक तरीके की कोलेटरल फ्री ये रेट है जिसमें कोई भी बैंक आरबीआई से क्या कर सकता है, अपने डिपॉजिट यहां पे रख सकता है, जिसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, एक इंटरेस्ट मिलता है।
इसके बाद में आप यहां पे देख सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट, ये वो 4 रेट हैं जिन्हें हम पॉलिसी रेट्स में देखते हैं। एक और रेट है जिसे हम फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये चेंज तब होता है जब आरबीआई इसमें किसी भी तरीके का बदलाव करता है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। बात करें पॉलिसी रेट्स में, ये 4 वो रेट हैं, यदि रेपो रेट यदि चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली ये तीनों रेट्स भी ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे इस बार आरबीआई ने कहा कि इस बार की इन्फ्लेशन की कंडीशन जिस तरीके से है, उस तरीके को देखते हुए, उस चीज को देखते हुए इस बार किसी भी तरीके से पॉलिसी रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। सारी पॉलिसी रेट्स में और रिजर्व रेट्स अनचेंज रहेंगी। ठीक है, तो पहले भी यही थी और अभी भी यही है। आगे चल करके इसमें क्या बदलाव होता है वो हमें नेक्स्ट बाय मंथली रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में हमें पता चलेगा। एमएसएफ मार्जिनल फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट वो रेट होती है जिनके लिए कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होता है, जो मोस्ट प्रायोरिटी बैंक्स होते हैं आरबीआई की लिस्ट में, वो बैंक जो ओवरनाइट के लिए या 24 आवर्स के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब लोन चाहिए होता है, तब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के तहत आरबीआई से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसकी मिनिमम लिमिट 1 करोड़ होती है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 2% ऑफ एनडीटीएल होती है। अब ये एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। हर बैंक के पास में 2 तरीके की लाइबिलिटीज आती हैं, ठीक है, जिसमें से एक होती है डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज यानी होती हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जिसे हम कासा कहते हैं। टाइम लाइबिलिटीज का मतलब होता है राफा, यानी रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। ये वो 4 अकाउंट होते हैं जिसके तहत बैंकों में, हर बैंकों में किस तरीके की लाइबिलिटीज आती हैं, तो 2 तरीके की लाइबिलिटीज आती हैं, डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो इस एनडीटीएल का 2% जो कि मैक्सिमम लिमिट होती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए। अगला है बैंक रेट। जब कोई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से क्या लेना चाहता हो, लोन लेना चाहता हो, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के बेसिस पर हमें बैंक रेट के थ्रू क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आरबीआई के तहत रखी गई है। इसके अलावा अगली जो 2 रेट आपको देखने को मिलेंगी वो ये है रिजर्व रेट्स, जिन्हें हम कहते हैं आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत ये कहा गया है कि हर बैंक को, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, सारे बैंक्स को अपने अमाउंट का, अपने टोटल एनडीटीएल का, अपनी टोटल सेविंग्स का जो आता है, जो लाइबिलिटीज आती है, उसका एक सर्टेन अमाउंट अपने पास क्या करके रखना होगा, रिजर्व करके रखना होगा। 2 अलग अलग तरीके से रिजर्व करना होता है। एक सीआरआर के फॉर्म में रिजर्व करके रखना होगा, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो 4.5% चल रहा है, यानी बैंकों को अपने टोटल एनडीटीएल का, यानी टोटल लाइबिलिटीज का 4.5% कैश के फॉर्म में किसके पास रिजर्व रखना होगा, आरबीआई के पास में रखना होगा। और आरबीआई इस पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करता है, ये रखना ही है आपको। दूसरा एसएलआर होता है, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के नाम से जानते हैं, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के नाम से जानते हैं, जो कि एट प्रेजेंट 18% चल रहा है। यानी इसमें भी ये कहा गया कि हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल एनडीटीएल का, अपनी टोटल लाइबिलिटीज का एक सर्टेन अमाउंट, जो कि 18% चल रहा है, इतना अपने पास, खुद के पास डिपॉजिट करके रखना होगा, सेल्फ डिपॉजिट करके रखना होगा। इसको किसी भी तरीके से आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसका लोन नहीं बांट सकते हैं। यदि हम बात करें 4.5% और 18% को यदि हम मिला लें तो 22.5% का आपको रिजर्व करके रखना होगा, एक कैश के फॉर्म में और एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी के फॉर्म में, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में देखी जाती है, जी सैक जिसे हम बोलते हैं। तो ये है पॉलिसी रेट्स और ये है रिजर्व रेट्स, जिनको इस बार अपनी पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर अनचेंज्ड आरबीआई ने इस बार रखा है।
तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आज के इस वीडियो में आया है, काफी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिली है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।